हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हेलो एल्केन्स में जो हमारे हेलोफॉर्म हैं उनके बारे में। अब हम पढ़ेंगे हेलोफॉर्म के फर्स्ट एग्जांपल क्लोरोफॉर्म के बारे में। क्लोरोफॉर्म के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो सब हमें इस टॉपिक में पढ़नी है। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है उसको हम क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, देखो CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है जो कि एक हेलोफॉर्म CHX3 से लिया हुआ है। तो ये हेलोफॉर्म है, यहाँ X बराबर यदि क्लोरीन हो तो उसे हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। अब क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियों में सबसे पहली विधि है प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। तो प्रयोगशाला विधि में कैसे हम क्लोरोफॉर्म को बनाएं, तो देखो प्रयोगशाला विधि में क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए हम किसी एथिल अल्कोहल या एसीटोन को काम में लेते हैं। तो एथिल अल्कोहल, एसीटोन एज ए रिएक्टेंट हो गए। उसके साथ में हम क्या लेंगे, उसके साथ यूज करते हैं एक तो विरंजक चूर्ण और एक जल की मात्रा। तो इन तीन एक रिएक्टेंट को रिएक्शन के द्वारा हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, हेलोफॉर्म यानी क्लोरोफॉर्म हम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट स्टेप के लिए, तो फर्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम विरंजक चूर्ण लेते हैं CaOCl2। अब विरंजक चूर्ण तो सबको पता है, इसको गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्लोरीन प्राप्त होगा। 10th क्लास में पढ़ा हुआ है विरंजक चूर्ण। CaOCl2 विरंजक चूर्ण के साथ में हम जल की अभिक्रिया करवाएं H2O, तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो जल की अभिक्रिया जब हम करवाते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और साथ में प्राप्त होता है 2 क्लोरीन। अब 2 क्लोरीन जो है, इन क्लोरीन को हम बोल सकते हैं ये एटॉमिक फॉर्म में है, और एटॉमिक फॉर्म में यदि हेलोजन मिलते हैं या फिर हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में है या कोई और एटम जो अनस्टेबल होता है एटॉमिक फॉर्म में, उसको हम बोल सकते हैं नवजात। तो यहाँ हम इसे बोलेंगे नवजात क्लोरीन, नवजात क्लोरीन। अब नवजात क्लोरीन जो हमें प्राप्त हुआ है, उस नवजात क्लोरीन की अभिक्रिया हम नेक्स्ट स्टेप में जो एज ए रिएक्टेंट ले रहे हैं, जैसे हमने लिया एथिल अल्कोहल CH3CHHOH, तो एथिल अल्कोहल के साथ में हम क्लोरीन की रिएक्शन करवाते हैं। तो क्लोरीन की रिएक्शन जब हम एथिल अल्कोहल के साथ में करवाते हैं तो 2 क्लोरीन बने थे हमारे पास, तो दोनों क्लोरीन की रिएक्शन हम एथिल अल्कोहल के साथ करवाएं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में कि जब हमारे पास अल्कोहल दिया हुआ हो, चाहे वो 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री अल्कोहल दिया हुआ है, तो इसका पहले हम ऑक्सीकरण करवाएंगे। तो ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं, क्लोरीन की उपस्थिति में, यही तो बताया था। तो क्लोरीन की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है CH3C डबल बॉन्ड OH, यानी एक एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड प्राप्त हुआ। एसिटैल्डिहाइड के आगे अब हम क्या करना है, देखो एसिटैल्डिहाइड प्राप्त करने के बाद में हम किसी क्षार के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। देखो पहले हम बात कर रहे थे फर्स्ट स्टेप में CaOCl2 प्लस H2O, CaOH2 प्लस 2Cl हमें प्राप्त हुआ। नेक्स्ट स्टेप में हम बात कर रहे हैं किसी एथिल अल्कोहल की, जिसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं किसी हेलोजन से, जो नवजात क्लोरीन हमें प्राप्त हुई है उससे, तो हमें प्राप्त हुआ एसिटैल्डिहाइड। अब देखो नेक्स्ट आगे क्या करते हैं इसमें, तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखो थर्ड के लिए बात करें, तो थर्ड स्टेप में हम एसिटैल्डिहाइड जो हमें प्राप्त हुआ है एसिटैल्डिहाइड, इस एसिटैल्डिहाइड की रिएक्शन फिर से नवजात क्लोरीन के साथ में या हेलोजन के साथ में करवाते हैं। तो देखो हेलोजन से इसकी रिएक्शन करवाते हैं 6 क्लोरीन, तो हमें प्राप्त होता है CCl3CHO। अब CCl3CHO, ये इसका नाम क्या लिखें, तो देखो ट्राइक्लोरो एसिटैल्डिहाइड, इसका नाम क्या होगा ट्राइक्लोरो एसिटैल्डिहाइड, और इसका दूसरा नाम होगा
क्लोरल, क्लोरल ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है। क्लोरल का सूत्र क्या है, पूछा हुआ है। क्लोरल का सूत्र क्या है, CCl3CHO। नेक्स्ट है क्लोरल के साथ में हम अब किसी बेस को लेंगे, किसी क्षार को लेंगे, तो क्षार के रूप में हमें पहले से ही बना हुआ है रिएक्शन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एज ए बेस लेते हैं। तो यहाँ हम थर्ड फोर्थ स्टेप के लिए देखो क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं किसी क्लोरल के साथ में। तो क्लोरल के दो अणु यहां पर लेते हैं, CCl3CHO, CCl3CHO। इन दोनों की रिएक्शन जब करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है CHCl3 को बाहर निकालें, CHCl3 यानी दो अणु CHCl3 के। उसके बाद क्या बचा, कैल्शियम पे ऑक्सीजन पे माइनस, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आता है, यहाँ प्लस है कार्बन के ऊपर। तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम फॉर्मेट। तो यहाँ लिख सकते हैं कि दो अणु हमें CHCl3 यानी किसी क्लोरोफॉर्म के मिलेंगे, उसके बाद में को प्रोडक्ट के रूप में हमें कैल्शियम फॉर्मेट मिलेगा। तो कैल्शियम फॉर्मेट लिख सकते हैं CaOCOH, ये हमें कैल्शियम फॉर्मेट मिल गया। इस तरीके से लास्ट जो स्टेप है फोर्थ, उसमें हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। तो इसको अच्छे से देख लेना। लेबोरेटरी मेथड है प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि में हम एज ए रिएक्टेंट क्या क्या लेते हैं, किसी विरंजक चूर्ण को लेते हैं, उसके अलावा एथिल अल्कोहल लिया जाता है और वाटर लिया जाता है। इन तीनों की रिएक्शन से हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। तो फर्स्ट जो स्टेप है उसमें विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया जल से करवाएंगे तो हमें प्राप्त होगी नवजात क्लोरीन। सेकेंड स्टेप में नवजात क्लोरीन किसी एथिल अल्कोहल के अणु का ऑक्सीकरण करेगी। थर्ड स्टेप में जो ऑक्सीकरण होकर के जो बना हुआ है हमारे पास एसिटाल्डिहाइड, उस एसिटाल्डिहाइड से हमें क्लोरल प्राप्त होगा। और फोर्थ स्टेप में क्लोरल की अभिक्रिया किसी वीक बेस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। इसको अच्छे से देख लो। तो इस एग्जाम्पल में हम बात कर रहे हैं, देखो लेबोरेटरी मेथड में दूसरा एग्जाम्पल है विरंजक चूर्ण। जो रिएक्शन है फर्स्ट स्टेप वो सेम रहेगा। उसके बाद हम एज ए रिएक्टेंट को यदि एथिल अल्कोहल ना लेकर के एसीटोन लें तो एसीटोन COCH3 की रिएक्शन हम क्लोरीन से करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है CCl3COCH3 प्लस HCl। तो देखो यहाँ हमें जो प्रोडक्ट मिला है उसकी रिएक्शन थर्ड स्टेप में हम आगे रिएक्शन करवाते हैं CH3CO CCl3 प्लस CaOH2 यानी बेस के साथ में, तो वही रिएक्शन CaOH। तो इसके दो अणु लें CH3CO CCl3, तो दो अणुओं की रिएक्शन हम करवा रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ हमें क्या प्राप्त होगा, CHCl3 और CHCl3, क्या बच गया फिर कैल्शियम एसीटेट। तो कैल्शियम एसीटेट हमें प्राप्त होगा और साथ में अपना मेन प्रोडक्ट क्या है, क्लोरोफॉर्म। तो दो अणु क्लोरोफॉर्म के प्लस कैल्शियम एसीटेट COCH3, ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल। लेबोरेटरी मेथड में ही दूसरा जो मेथड है वो हम बात करते हैं। देखो लेबोरेटरी मेथड में दूसरा मेथड कौन सा है, सेकंड मेथड है सोडियम हाइपोक्लोराइड से। यहाँ तो विरंजक चूर्ण ले रहे थे, अब लेंगे फर्स्ट स्टेप में सोडियम हाइपोक्लोराइड से। सोडियम हाइपोक्लोराइड से। सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या होता है, NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड को काम में लेते हैं इस रिएक्शन के लिए। आजकल तो चल रहा है सोडियम हाइपोक्लोराइड जो
घर के सैनिटाइज करने के लिए सॉल्यूशन बनाते हैं। इसका 2 प्रकार के सॉल्यूशन आ रहे हैं आजकल, 6% वाला, 10% वाला, उसको डाइल्यूट करके और घर को सैनिटाइज करने के लिए काम में लेते हैं। तो देखो NaOCl को काम में ले रहे हैं हम विरंजक चूर्ण की जगह। तो देखो क्या होता है, NaOCl बनाते कैसे हैं, तो NaOH तो NaOH की अभिक्रिया के द्वारा हमें NaOCl को प्राप्त करना है। तो NaOH की अभिक्रिया हम किससे करवाएं, तो क्लोरीन से करवा दें। तो क्लोरीन से यदि अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है NaOCl या सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड हमें प्राप्त हो गया। उसके बाद क्या बच गया, HCl। अब देखो नेक्स्ट है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अब फर्स्ट स्टेप के बाद में हम NaOCl की रिएक्शन किससे करवाएंगे। तो NaOCl की विशेषता क्या है, NaOCl की विशेषता है कि जब भी टूटेगा NaO- और Cl+ देगा। अब NaO- और Cl+, तो Cl यानी क्लोरीन तो हमें प्राप्त करना ही है, तो क्लोरीन हमें प्राप्त करना है, इसलिए NaOCl को यहाँ काम में लेते हैं। अब देखो NaOCl की रिएक्शन हम किससे करवाएं, तो यहाँ हम कोई एसीटोन ले सकते हैं या अल्कोहल ले सकते हैं, जो आपको पहले बताया हुआ है। अब एसीटोन या अल्कोहल से रिएक्शन करवाएं तो देखो हम इसकी रिएक्शन किसी एसीटोन से करवाएं, CH3CO CH3 प्लस NaOCl। अब NaOCl से रिएक्शन करवाते हैं तो 3 अणु यदि NaOCl के लें तो हमें प्राप्त क्या होंगे, CH3CO CCl3 प्लस NaOH। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ट्राइक्लोरो का व्युत्पन्न जो था वो हमें प्राप्त हो गया। अब नेक्स्ट देखो इसमें, तो डाई जो हम बात कर रहे थे, ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न हमें प्राप्त हुआ। उसके बाद हम इसकी रिएक्शंस क्षार के साथ में करवाते हैं, यानी NaOH के साथ में इसकी रिएक्शन करवाएं थर्ड स्टेप में, तो हमें CH3CO CCl3 प्लस NaOH। तो NaOH के साथ में रिएक्शन करवाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा, प्लस में NaO समूह जो है वो कार्बन पर जुड़ेगा। क्या मिलेगा, CHCl3 हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया। उसके अलावा को प्रोडक्ट क्या है, तो CH3COONA। अब इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट, तो इसका नाम हो गया सोडियम एसीटेट। ये है हमारा क्लोरोफॉर्म। तो ये एग्जाम्पल जो था इसमें हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड लिया है, ना कि विरंजक चूर्ण। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड से हम कैसे क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें, इसको अच्छे से देखो पहले क्या अंतर है दोनों में, विरंजक चूर्ण में केवल फर्स्ट स्टेप का जो है वो अंतर है। नेक्स्ट है इसमें मेथड कार्बन टेट्राक्लोराइड से, CCl4 से। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड से हम कैसे क्लोरोफॉर्म प्राप्त करेंगे, पहला था लेबोरेटरी मेथड, वो कंप्लीट हो गया। अब लेबोरेटरी मेथड के बाद हम बात करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड से। दूसरा मेथड है CCl4 से। अब CCl4 जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसकी अभिक्रिया, CCl4 की अभिक्रिया यानी अपचयन अभिक्रिया की बात करें हम कि CCl4 का अपचयन हम Fe+H2O की उपस्थिति में करवाते हैं तो उससे हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। तो इसका अपचयन हम करवाएंगे, H यानी अपचयन हाइड्रोजन लेते हैं, प्लस में Fe+H2O। मेटल तो लेना पड़ता है, आपको बता रखा है कि जहां जहां अपचयन होगा वहां पे आपको मेटल लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, मेटल इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो देखो जब हम ऐसे रिएक्शन करवाते हैं तो CHCl3 हमें प्राप्त होता है। तो CHCl3 हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो गया। उसके बाद में जो HCl है वो बाहर निकलता है, HCl जो है वो बाहर निकलता है। तो HCl एज ए को प्रोडक्ट हो गया, मेन प्रोडक्ट हो गया क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ हाइड्रोजन के साथ में अपचयन हो रहा है किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। एज ए रिएजेंट लेते हैं आयरन प्लस H2। इसको अच्छे से याद रखें, Fe+H2O की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन होता है। क्लियर। नेक्स्ट है इसी में
थर्ड रिएक्शन की बात करें तो थर्ड रिएक्शन है मेथेन के क्लोरीनीकरण के द्वारा, मेथेन के क्लोरीनीकरण के द्वारा। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि मेथेन जो है उसके क्लोरीनीकरण के द्वारा, क्लोरीनीकरण, मेथेन का क्लोरीनीकरण किसकी उपस्थिति में करवा रहे थे? प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और उसमें हम हैलोजन की मात्रा अधिक में ले रहे थे, जिससे हमें मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा चारों के मिश्रण प्राप्त हो रहे थे, चारों प्रकार के एल्किल हैलाइड हमें प्राप्त हो रहे थे। तो यहाँ हम क्लोरीनीकरण करवाते हैं मेथेन का, तो X2 की उपस्थिति में यानी क्लोरीन की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें प्राप्त हुआ CHCl3। तीसरे स्टेप पे हमें CHCl3 प्राप्त होता है। बाकी हम पढ़े हुए हैं, लास्ट क्लास में हमने सब कुछ पढ़ रखा है इसके बारे में। तो क्लोरीनीकरण करवाया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवा रहे हैं। कितनी नंबर पे जाकर के हमें क्लोरीन प्राप्त हुई? तो क्लोरीन कितने नंबर पे हमें प्राप्त होती है? तो यहाँ 3 क्लोरीन 3Cl2 लिख दें, उसके बाद यहाँ पर 3HCl एज ए को प्रोडक्ट हो गया, ये हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया। तो ये रिएक्शन हमने पहले पढ़ी हुई है, कोई नई नहीं है, CH4 के क्लोरीनीकरण के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो है क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण। तो भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं? भौतिक गुण, भौतिक गुण की बात करें, रंगहीन है, रंगहीन के साथ में जल में अल्पविलेय, अल्पविलेय होते हैं जल में, क्योंकि जल से भारी होते हैं। उसके बाद बात करें कि जल में अल्पविलेय हैं, उसके अलावा क्या काम आते हैं? तो पहले इनको निश्चेतक के रूप में काम में लिया जाता था। ये इनके सबके जो भौतिक गुण है, ये निश्चेतक वाला जो है ये उपयोग में आएगा, ठीक है, उपयोग पढ़ेंगे बाद में, जो नोट्स में आपको उपयोग लिखवा रखे उसमें लिख रखा है अच्छे से। तो फिजिकल कैरेक्टर जो है आपको याद करने सीधे। उसके बाद बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए, तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? केमिकल प्रॉपर्टीज देखें, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण, पहला गुण आता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण बड़े अच्छे से बताया हुआ है, डेफिनेशन, कार्बन 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 हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या में कमी या कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन या कार्बन हैलोजन बॉन्ड की संख्या में वृद्धि ऑक्सीकरण कहलाती है। तो देखो ऑक्सीकरण की बात करें तो क्लोरोफॉर्म जो है CHCl3, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी वायु इसको मिल जाए प्लस सूर्य के प्रकाश मिल जाए, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत होकर के बनाता है COCl2। तो COCl2 को इसको बोलते हैं फोस्जीन, फोस्जीन गैस। अब फोस्जीन जो है वो एक विषाक्त पदार्थ है, जहरीला पदार्थ है, जहरीला पदार्थ है, विषाक्त है, टॉक्सिक नेचर का है। तो जब हम फोस्जीन बन जाती तो उसके बाद क्लोरोफॉर्म को उपयोग में नहीं ले सकते, यानी वो बेकार हो जाता है। तो इस ऑक्सीकरण की रिएक्शन को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ऑक्सीकरण की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो सूर्य के प्रकाश इसको नहीं मिलना चाहिए, पहली बात तो ये है। और यदि गलती से ऐसा हो चुका है तो फोस्जीन को कैसे अलग किया जाए ताकि बाकी क्लोरोफॉर्म जो है उसको काम में ले सकें, ये दो बातें अच्छे से देखनी है। तो देखो फर्स्ट है कि सूर्य के प्रकाश को कैसे रोका जाए, तो इसके लिए तो क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भर करके रखा जाता है। तो फोस्जीन के लिए 1% एथिल अल्कोहल मिलाते हैं, तो 1% एथिल अल्कोहल मिलाते हैं तो क्या होगा? फोस्जीन जो है वो है COCl2
उसके साथ एथिल अल्कोहल की रिएक्शन करवाएं, एथिल अल्कोहल के दो अणु, एथिल अल्कोहल के दो अणु फोस्जीन के एक अणु से रिएक्शन करके HCl को बाहर निकालते हैं और साथ में हमें क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम डाई एथिल कार्बोनेट। तो देखो क्या मिलेगा, डाई एथिल कार्बोनेट C2H5 C2H5। तो डाई एथिल कार्बोनेट हो गया CO3-2 और ये हो गए एथिल समूह, डाई एथिल कार्बोनेट हमें प्राप्त होता है और इसका नेचर जो है वो नॉन टॉक्सिक होता है। तो दोनों बातें याद रखते हैं। क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण की रिएक्शन कैसे होगी, फोस्जीन बनेगा, उसको रोकने के लिए क्या करें, तो ये हो गई फर्स्ट रिएक्शन, यानी केमिकल प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी जो है वो है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के बाद बात करें हम जल अपघटन की, तो जल अपघटन कैसे होगा, जल अपघटन रिएक्शन देखो उसकी, जल अपघटन करवाते हैं किसी क्षार की उपस्थिति में, KOH की उपस्थिति में, तो जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस, तो जल अपघटन करवाएं, तो जल अपघटन में हम जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं, KOH क्षार की उपस्थिति में करवा रहे हैं, तो क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन करवाते हैं, तीनों क्लोरीन OH- न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस हो जाती हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, CH OH और OH, जैम ट्राइओल प्राप्त होता है, जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड है। अब क्या होगा, तो यहाँ पहले भी बताया हुआ था कि यहाँ दो OH समूह मिलकर एक H2O को बाहर निकालेंगे और कार्बोनिल कंपाउंड हमें प्राप्त होगा। तो रीअरेंजमेंट के द्वारा CH डबल बॉन्ड OH यानी एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसे हम बोल रहे हैं इस सूत्र के अकॉर्डिंग फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है। इस तरीके से जल अपघटन जब करवाते हैं तो तीनों क्लोरीन 3 OH के द्वारा प्रतिस्थापी होंगी और उसके बाद जब रिअरेंजमेंट होगा तो हमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है और H2O का अणु बाहर निकलेगा। ये रिएक्शन हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी में कि अपचयन कैसे होगा, अपचयन कैसे होगा। तो अपचयन देखो, तो ऑक्सीकरण हम पढ़ चुके हैं, जल अपघटन पढ़ चुके हैं, अपचयन देखो, अपचयन दो प्रकार से करेंगे, एक तो Zn प्लस HCl की प्रेजेंस में और एक है Zn प्लस H2O की प्रेजेंस में। तो Zn प्लस HCl और Zn प्लस H2O दो रिएक्शन है अपने पास। तो दो रिएक्शन के लिए अपचयन देखो, CHCl3 यहाँ अपचयन करवा रहे हैं। तो जब हम बात करें अपचयन के लिए तो यहाँ फर्स्ट रिएक्शन में CHCl3 ZnHCl की उपस्थिति में यदि अपचयन करवाएं तो हमें CH2Cl2 प्राप्त होता है, CH2Cl2 प्राप्त होता है, यानी यहाँ एक हाइड्रोजन काम आएगा इस रिएक्शन के लिए और दूसरा हाइड्रोजन HCl के रूप में बाहर निकलेगा। तो टोटल दो हाइड्रोजन लें जो HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट है कि CHCl3 की अपचयन की अभिक्रिया जिंक और H2O की उपस्थिति में करवाएं तो क्या होगा, तो हमें प्राप्त होगा मेथेन CH4, यानी मेथेन हमें प्राप्त होगा, डाइक्लोरोमेथेन। देखो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों रिएक्शन अच्छे से याद रखना कि फर्स्ट जिंक HCl से कहाँ रिडक्शन होगा, CH2Cl2 में, और यदि जिंक H2O ले तो क्या होगा, CH4 बनेगा मेन प्रोडक्ट के रूप में। बाकी HCl बाहर निकलेंगे, HCl बाहर निकलेंगे। इसको संतुलित कर सकते हैं आगे कि कितने हाइड्रोजन निकले उसके अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट देखो इसमें क्या है इंपॉर्टेंट कि जिंक प्लस HCl में ऐसा क्या होता है कि केवल दो ही क्लोरीन यहाँ रह पाते हैं, यानी केवल एक क्लोरीन जो है वो प्रतिस्थापी होता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि दो HCl जो हैं वो एक जिंक से रिएक्शन करते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप जो होता है वो कुछ ऐसा होता है कि एक जिंक के साथ में दो HCl रिएक्शन करते हैं जिससे ZnCl2 मिलता है और ZnCl2 के साथ में दो हाइड्रोजन हमें प्राप्त होते हैं, दो नवजात हाइड्रोजन प्राप्त होते हैं और वही दो नवजात हाइड्रोजन आगे रिएक्शन करते हैं। तो नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है अपचयन अभिक्रिया, ये अपचयन अभिक्रिया थी।
देखो इसको अच्छे से, दोनों टाइप इसके देख सकते हैं। उसके बाद है एसीटोन के साथ में अभिक्रिया। एसीटोन के साथ रिएक्शन कैसे होगी? एसीटोन क्या है? CH3CO CH3 होता है। तो एसीटोन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? देखो नेक्स्ट है एसीटोन से अभिक्रिया, CH3CO CH3 प्लस CHCl3। अब CHCl3 के एसीटोन से रिएक्शन करवाते हैं तो ये एक कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड है तो यहाँ कार्बन पे प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, तो यहाँ हमें एक योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है, क्योंकि CHCl3 को जब तोड़ते हैं तो ये CCl3 माइनस प्लस H प्लस में टूटता है, याद रखें। उसके बाद में हम बात करें कि इन दोनों को साथ में जोड़ें तो CCl3 माइनस जो है वो कहाँ जुड़ेगा? कार्बन के ऊपर, और H प्लस ऑक्सीजन के साथ, तो योगात्मक उत्पाद प्राप्त होगा CH3COH CH3CCl3। इसको बोलते हैं क्लोरोटोन। क्लोरोटोन, तो ये याद रखें। क्लोरोटोन का सूत्र क्या है? इंपॉर्टेंट है, क्लोरोटोन का सूत्र पूछा हुआ है, नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। क्लोरोटोन क्या होता है? निद्राकारी के रूप में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में क्या होगा? तो नाइट्रीकरण के लिए देखो, नाइट्रीकरण नाइट्रीकरण अभिक्रिया। नाइट्रीकरण का अर्थ क्या है? हैलोजनीकरण में हैलोजन जोड़ते हैं, सल्फोनीकरण में सल्फर जोड़ते हैं, नाइट्रीकरण में नाइट्रोजन का समूह जोड़ेंगे। नाइट्रोजन का समूह यहाँ पे लेते हैं HNO3। तो HNO3 की स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। HNO3 के साथ में हम जोड़ रहे हैं CHCl3, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया करवा रहे हैं HNO3 से, तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो HNO3 से क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जब करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है CCl3 माइनस था और NO2 प्लस के साथ रिएक्शन करेगा, और प्लस में क्या रह गया? H2O। अभी बताया था कि यहाँ से CCl3 माइनस और H प्लस प्राप्त होता है, तो NO2 के साथ में CCl3 जुड़ेगा तो इसे बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन, ये सूत्र भी याद रखें। क्लोरोपिक्रिन का सूत्र क्या है? ये पूछा हुआ है, क्लोरोपिक्रिन का सूत्र क्या है? क्या काम आता है क्लोरोपिक्रिन? तो क्लोरोपिक्रिन काम आता है युद्ध की गैस के लिए। युद्ध में जो गैस छोड़ी जाती हैं वो क्लोरोपिक्रिन ही होती है। नेक्स्ट है क्लोरीनीकरण। तो क्लोरीनीकरण हम पढ़ चुके हैं पहले भी। क्लोरीनीकरण की CHCl3 का क्लोरीनीकरण करवाएं तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनेगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड पर जाकर के अभिक्रिया रुक जाएगी, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्राप्त होता है। एक रिएक्शन ये होगी। क्लोरीनीकरण कैसे होगा? तो क्लोरीनीकरण को, इसको अच्छे से देखो सूत्र को। उसके बाद हम बात करते हैं Ag चूर्ण के साथ में अभिक्रिया। तो Ag चूर्ण के साथ में अभिक्रिया क्या होगी? सिल्वर चूर्ण के साथ में CHCl प्लस 6Ag यहाँ इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं, इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे ताकि इजी रहता है पढ़ने में। तो CHCl3 के दो अणु सिल्वर के साथ में रिएक्शन करके 6 AgCl के अणु बाहर निकालेंगे, और CH और CH के बीच बॉन्डिंग होगी। कितनी बॉन्डिंग होगी? तो 3 सिग्मा बॉन्ड इधर, 3 सिग्मा बॉन्ड, 6 सिग्मा बॉन्ड टोटल टूटे हैं। तो 6 सिग्मा बॉन्ड टूटने पर कितने पाई बॉन्ड बनते हैं? 3, यानी एक ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता दोनों के बीच में। तो क्या बनेगा? एल्काइन बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हो गया एसिटिलीन। तो क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर चूर्ण से करवाने पर एसिटिलीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है राइमर टीमान अभिक्रिया। तो राइमर टीमान अभिक्रिया क्या है? देखो उसको पहले, इनको देखो फिर अच्छे से देखते हैं।
तो राइमर तीमान में देखो RTR रिएक्शन, राइमर टीमान रिएक्शन, राइमर टीमान रिएक्शन RTR इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन में फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण होता है। फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है उसका अर्थ है CHO, और फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCHO। क्लियर? तो फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण नहीं, इसमें CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप का निर्माण होता है, सॉरी है ना, एल्डिहाइड ग्रुप का निर्माण होता। तो एल्डिहाइड का निर्माण कैसे करवाएं? किसी फिनोल की रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म से करवाएं। किसकी उपस्थिति में करवाएं? तो हम क्षार की उपस्थिति में करवाएं। तो क्षार की उपस्थिति में यदि ऐसी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें प्राप्त होगा एल्डिहाइड प्राप्त होगा। ऑर्थो पोजीशन पे CHO प्लस 3 KCl प्लस 2H2, यानी यहाँ हमें प्राप्त हो रहा है एक एल्डिहाइड। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो पोजीशन पे और समूह है। एल्डिहाइड को प्रायोरिटी देते हैं फर्स्ट, तो इसको एज ए मेन रिएक्टिवेटिंग ग्रुप जो है उसको मानते हैं, तो इसका अनुलग्न काम में लेते हैं। OH का पूर्व लग्न काम में लेते हैं, सबको पता है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड नाम हो गया। उसके अलावा यहाँ ये तो हमें मेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। तो को प्रोडक्ट क्या है इसमें? को प्रोडक्ट इसके साथ कुछ मात्रा किसकी मिलेगी? इसके साथ कुछ मात्रा मिलती है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड की, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड की। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो हाइड्रोक्सी। इसके लिए दूसरा नाम भी आता है सैलिसिलैल्डिहाइड, सैलिसिलैल्डिहाइड बोलते हैं, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं तो CHO में ऑक्सीकृत होता है, और उसको बोलते हैं फिर COH इधर और ऑर्थो पोजीशन पे COH आ जाए तो उसे बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड ये होता है OHCOH, ये हो गया सैलिसिलिक एसिड। तो ये अच्छे से याद रखें, राइमर टीमान में फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया होती है, एल्डिहाइड बनता है। नेक्स्ट है हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफमान कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो हाफमान कार्बिल में क्या करते हैं? किसी प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से करवाते हैं और बेस की उपस्थिति में करवाते हैं, क्षार की उपस्थिति में, तो हमें एक आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। तो आइसोसाइनाइड प्राप्त हो गया। उसके बाद देखो, आइसोसाइनाइड प्राप्त होने के बाद हम बात करें कि मैकेनिज्म क्या होगी, आइसोसाइनाइड प्राप्त करने के लिए मैकेनिज्म क्या होगी। तो मैकेनिज्म के लिए फर्स्ट स्टेप देखो, KOH क्षार है जो कि टूट करके क्या बनाएगा? K प्लस और OH माइनस। अब बेस है, बेस क्या करता है? H प्लस लेता है, तो ये अटैक करेगा किसके ऊपर? सेकेंड स्टेप में CHCl3 के साथ बेस रिएक्शन करता है, तो यहाँ से ये प्रोटॉन लेकर निकलता है, जिससे अब देखो कार्बनिक पदार्थ है, बेस डाल रहे हैं। तो पहली क्लास में मैंने बताया हुआ है कि किसी कार्बनिक पदार्थ पर बेस डालोगे तो कार्ब एनायन प्राप्त होगा, तो कार्ब एनायन मिलेगा CCl3 माइनस। अब CCl3 माइनस क्या करता है? CCl3 माइनस जो है वो क्लोरीन का त्याग करके कार्बीन बना लेता है। और कार्बन क्या है? एक न्यूट्रल स्पीशीज है, 6 इलेक्ट्रॉन वाली कार्बन की न्यूट्रल स्पीशीज कार्बीन कहलाती है। अब कार्बीन जो है वो एडिशन रिएक्शन करती है प्राथमिक एमीन से। तो थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप है कार्बीन CCl2 प्लस, जो CCl2 है उसको इस तरीके से लिख दें, कार्बीन है प्लस में प्लस RNH2, नाइट्रोजन पे लोन पेयर हैं और NH हो गया RNH2, इस तरीके से लिख दिया।
अब देखो कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, लोन पेयर है, तो दोनों के साथ में रिएक्शन होती, दोनों आपस में जुड़ते हैं, एडिशन रिएक्शन देते हैं, तो क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा CCl2NH2R, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, तो ये हमें एक प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अब इसके बाद क्या होगा, तो देखो CCl2NH2 हमें प्राप्त हो गया, तो दो क्लोरीन यहाँ पे है, दो हाइड्रोजन इसके पास, तो दोनों रिएक्शन करके क्या कहते हैं, दो HCl को बाहर निकालते हैं, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्डिंग बनती है जो क्या है, पाई बॉन्डिंग, यानी ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि दो HCl को बाहर निकाल दिया इन्होंने और क्या बना लिया, RNC, एक एल्किल आइसोसाइनाइड एक प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता। इसको अच्छे से देखो रिएक्शन को, फिर आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। कार्बिल एमीन बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड स्टेप ऊपर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है एल्कीन का योग, एल्कीन का योग, छोटी सी रिएक्शन है, एल्कीन का योग कैसे होगा, कोई भी एल्कीन दी हुई है CH3CH2, ये एल्कीन है, इसके ऊपर हम क्लोरोफॉर्म का योग करवाएं CHCl3, तो CHCl3 का योग करवाते हैं, तो मैंने पहले बताया हुआ है CCl3 माइनस मिलेगा और H प्लस मिलेगा, तो CHCl3 का योग करवाते हैं, तो अभिक्रिया कि यदि हम पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाएं, तो पहले बता चुके हैं कि रिएक्शन पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr योग देता है, लेकिन क्लोरोफॉर्म भी यह अभिक्रिया दर्शाता है और एक एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट देता है। तो एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट क्या हो जाएगा कि जिस पर हाइड्रोजन अधिक है उस पर इलेक्ट्रोफाइल ना जुड़ करके न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाए, तो वो एक एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट होगा, तो होगा CH3CH2CCl3, ये हमें प्राप्त होता है। ये रिएक्शन हो गई, सब रासायनिक गुण हम पढ़ चुके हैं क्लोरोफॉर्म के। अब है क्लोरोफॉर्म का शुद्धता परीक्षण, क्लोरोफॉर्म का शुद्धता परीक्षण। तो शुद्धता परीक्षण कैसे करेंगे, क्लोरोफॉर्म यदि अशुद्ध है तो उसमें HCl की मात्रा उपस्थित होगी, HCl की मात्रा कंफर्म है कि यदि क्लोरोफॉर्म अशुद्ध है तो उसमें HCl मिलेगा। अब HCl यदि है तो क्लोरोफॉर्म अशुद्ध है, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं कि जब हम अशुद्ध क्लोरोफॉर्म का पता लगाते हैं, शुद्धता का पता लगाते हैं, तो AgNO3 का टेस्ट करते हैं। तो AgNO3 क्या करता है, HCl के साथ रिएक्शन करते AgCl का एक श्वेत अवक्षेप बनाता है, सबको पता है AgCl का श्वेत अवक्षेप बनता है प्लस HNO3। अब यदि ऐसा अवक्षेप बन रहा है क्लोरोफॉर्म में AgNO3 से रिएक्शन करवाने पर, तो कंफर्म है कि HCl प्रेजेंट है, यानी क्लोरोफॉर्म अशुद्ध है, और यदि AgCl का अवक्षेप नहीं बनता तो क्लोरोफॉर्म शुद्ध होता है। ये हो गया शुद्धता परीक्षण की एक रिएक्शन। नेक्स्ट इसके उपयोग कौन कौन से, तो क्लोरोटोन बनाने में, क्लोरोपिक्रीन बनाने में, निश्चेतक के रूप में, ये सभी क्या है इसके उपयोग जो आपको नोट्स में लिख रखे हैं। तो ये अपना कंप्लीट हो गया क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आयोडोफॉर्म के बारे में। क्लियर।